हेलो बच्चों, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं पेडागॉजी को, जो कि सीडीपी का पेडागॉजी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आपको पता है कि जो पेडागॉजी है वो हर सेक्शन में 15 मार्क्स का आता है, चाहे वो आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या फिर मैथ, एसएसटी, सब में आपका 15 मार्क्स का आपका कॉन्सेप्ट होता है और 15 मार्क्स आपकी पेडागॉजी होती है। तो यहाँ पे हम सीडीपी के पेडागॉजीज को देखेंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लिया हुआ है और उसी के आधार पे हम देखेंगे कि किस तरीके की पेडागॉजी पूछती है। ठीक है, तो ये आपकी जो पेडागॉजी है ये हर सेक्शन में आपका हेल्प करेगा, किसी भी पेडागॉजी को आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की जो क्षमता है वो जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। जो बच्चा जो कुछ भी सीखता है ना, वो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जो सीख रहा है वो सिर्फ वंशानुक्रम से सीख सकता है या सिर्फ वो वातावरण से सीख रहा है। नहीं, वो दोनों चीज़ों से सीखता है। उसमें उसका पर्यावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी आनुवंशिकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो दोनों अंतःक्रिया करके सीखता है। तो जिस पे भी पर्टिकुलर एक फैक्टर पे बात होगा वो ऑप्शन आपका सही नहीं होता, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन हट जाता है। थर्ड है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो ये अच्छी बात है कि जो अगर हम बच्चे का गुड केयर करें और उसे अच्छा न्यूट्रिशन डाइट दें तो वो बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन आप ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकते कि उस बच्चे में किसी भी तरीके का विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी आपका हट जाता है। फिर आपका है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी गलत है। केवल भाषा विकास में एक बच्चे का जो पर्यावरण है, बच्चा अपने पर्यावरण से क्या क्या चीज़ें सीखता है, वो एक उसका सामाजिक विकास होता है ना। उसका नैतिक विकास, उस बच्चे में मोरल वैल्यूज़ आती है, तो वो अपने समाज से बहुत कुछ सारी चीज़ों को सीख रहा होता है। तो कोई एक चीज़ डेवलप नहीं होती, बल्कि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बच्चे में विकसित होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कि विकास के जो कुछ पहलू हैं वो आनुवंशिकता पे और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाए। सेकंड देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? इन जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चा जो है वो गंभीर रूप से सोचेगा? पहला है कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बच्चे से कोई सवाल पूछे और हमने उससे पूछा कि क्या आप इसका उत्तर जानते हो, अगर वो जानता होगा तो वो बोलेगा हाँ इसका आंसर ये है, और नहीं तो नहीं। तो इसमें बच्चा बहुत सोचने की उसको ज़रूरत नहीं है। सेकंड है आपका सही जवाब क्या है। तो सिर्फ सही और गलत बताना है कि ये सही जवाब है और ये गलत है। तो इसमें उसकी थिंकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। थर्ड है क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो ये आपका सही है, क्योंकि आपने बच्चे को कोई प्रश्न दिया तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये जो स्थिति अभी जो मैंने ऐसा प्रश्न आपसे पूछा है, क्या आप इसी तरीके की स्थिति के बारे में और भी चीज़ें सोच सकते हैं? तो इसमें बच्चा क्या करेगा कि बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आएगी। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जन थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं अपसारी चिंतन। इसमें बच्चा कई तरीके से चीज़ों को सोचता है डाइवर्ट होके। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। फोर्थ है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील कक्षा जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन।
तो सबसे फर्स्ट वाला ही जो ऑप्शन है आपका, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये एक प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि बच्चा जो है वो करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। सेकंड, परियोजना विधि जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। सहयोग से सीखना, कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें बच्चा एक दूसरे के सहयोग से चीज़ों को सीखता है, और ये एक प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इस पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, नहीं वाला वर्ड आपको पढ़ना है, नहीं तो नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, या फिर यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। और लास्ट है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ये एक निगेटिव टर्म है जिसको हम प्रमोट नहीं करते हैं, कि कोई बच्चा है जिसको आप ये बताएंगे कि आप पढ़ने में कम खराब है, आप पढ़ने में ज़्यादा खराब है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों का पृथक्करण नहीं करते, उनका नामीकरण नहीं करते, उनको एक टैग दे करके कि आप पढ़ने में कमज़ोर हो, ये अच्छा है, ये अच्छा है। क्योंकि तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, इसमें छात्र के विकास के सभी पक्षों को हम शामिल करते हैं। सभी पक्ष में मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, उसके भावात्मक पक्ष और उसके संवेगात्मक पक्ष को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। बच्चे में जो प्रतिभाशालिता होती है वो किसके कारण हो सकती है। पहला है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, बिल्कुल ये सही है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो देखिए बच्चों, हम किसी भी एक चीज़ के थ्रू तो प्रतिभाशाली नहीं बन सकते कि हमें सिर्फ अगर वातावरण अच्छा मिला तो हम प्रतिभाशाली बन गए, या फिर सब कुछ संसाधन मिल गया तो हम प्रतिभाशाली बन गए। दोनों फैक्टर इसमें मौजूद होने चाहिए कि जो आनुवंशिकता है और जो हमारा वातावरण है, उन दोनों के बीच में अंतःक्रिया हो, वो दोनों चीज़ें बच्चों को अच्छी मिले, तो ही जाकर के एक बच्चे का सर्वांगीण विकास अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे 17 देखेंगे। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनको कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो उन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। जैसे आज भी आप दूर दराज के क्षेत्रों में देखेंगे तो बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, शिक्षा से संबंधित, आर्थिक रूप से संबंधित। तो ये सब जो बच्चे होते हैं वो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ऐसे बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। कैसे कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। तीसरा है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित ये एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए ये आंसर गलत होता है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना होता है, कि बच्चे की जो क्षमता है उसके आधार पे आप उसको बांटो कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। बल्कि जो उनकी संस्कृति है, जो उनका भाषाई ज्ञान है, अगर उसको आप महत्व देते हैं, उनका आप उपयोग करते हैं, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, उनके विकास के लिए। ठीक, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। फिर हम देखेंगे 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते, या उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट, कि शिक्षक द्वारा जो अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन है उनके तरीकों के उपयोग पर। जो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को जब शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन का माहौल मिलता है तो बच्चों का तेजी से विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में
जो अति संवेदनशील बच्चे हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव। तो ऐसे बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं होता है? पहला है कि एक कार्य को छोटे प्रबंधी खंडों में तोड़ना। ठीक है, ये सही बात है कि जो अति संवेदनशील बच्चे हैं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा सा मतलब नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अलग होता है। तो उनके लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अलग से करनी पड़ेंगी, है ना। तो आप उनको एक कार्य को छोटे प्रबंधित खंडों में अगर तोड़ के समझाएंगे तो उनको अच्छे समझ में आएगा। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, बिल्कुल आप उनको सिखाने के लिए अल्टरनेटिव वे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वैकल्पिक तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है जो उनका दैनिक कार्यक्रम है उनमें शारीरिक गतिविधि का समावेशन हो। बिल्कुल बेचैन होने पे अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, इसीलिए आपका जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका आंसर सही है। ठीक है, कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोच, मतलब इसका मतलब होता है जो डाइवर्जन थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं, जिसको हम जो अपसारी चिंतन करते हैं, जो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। ओके, ऐसे बच्चे सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव होते हैं, वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। इसमें पूछा है कि नहीं कर सकता। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। सेकेंड है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। बिल्कुल सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। ठीक है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, तो यही आपको नहीं करना होता है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। क्योंकि देखिए अगर आप जो बच्चा है वो किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड जो चीज़ है कि अगर बच्चा जो भी गलती कर रहा है उसके प्रति वो ईमानदार है कि हाँ ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों वाले शब्दावली का यूज़ करना ये भी सही है। ठीक है, लेकिन अभिसरण उत्तरों वाले जो प्रश्न पूछना ये इसमें नहीं आता है। बच्चे की समस्या को हल करने के लिए आप उसको प्रश्न पूछ रहे हैं, जब तक वो एक्टिव नहीं है, उसको चीज़ों को आप करने के लिए नहीं देंगे, बातचीत नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें, तब तक जो उसको समस्या है वो सॉल्व नहीं होगी। ओके, फिर हम देखेंगे 22 को, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है जो इमोशन बोलते हैं हम। तो संवेग आपका सिंपल सा है, सेकेंड ऑप्शन डर, क्योंकि स्मृति, ध्यान, उत्तेजना ये संवेग नहीं है। हमारे इमोशंस क्या होते हैं कि हमें डर लगता है या फिर हमें बहुत दुख होता है या फिर हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत गुस्सा आता है, ये सब क्या है? ये सब संवेग है, ये सब हमारे इमोशन है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो है कि 23, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला है कि बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, या दूसरा बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को नहीं देखा, बच्चे का परिवार प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये सब सारी चीज़ें नहीं है। बच्चा जो है जो ये बता रहा है वो 3 साल का बच्चा कि जो दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो उसका एक अनुभव है ये चीज़, वो उसका क्या है, एक एक्सपीरियंस है उसका कि दूध बूथ से दूध खरीदना ये एक उसका अनुभव, क्योंकि वो उस चीज़ को देख रहा है, उस चीज़ को उसने देखा है और एक समझ उसके दिमाग में बनी है, उसका ये अनुभव है। ठीक है, फिर 24 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है।
दूसरा है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, सिर्फ पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बताना चाहूँगी कि कक्षा में जो शिक्षक है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि वो अनुशासन को बनाए रखे। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सही नहीं मानेंगे। और सिर्फ जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसका पालन करना है, नहीं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो हमारा है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, वो सिर्फ एक रिसोर्स है, वो सब कुछ नहीं है कि आप उसके बेसिस पे ही सारी चीज़ें कर। थर्ड है कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहरा, ये देखिए अपने आप में गलत है कि आप सिर्फ पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं और आपको ये नहीं मतलब कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, तो ये आंसर गलत है। फिर जो फोर्थ है सबसे लास्ट कि आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, ये ऑप्शन सबसे राइट है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो बच्चा है और जो उसके साथ के दोस्त हैं, जो पूरा क्लास है, उनके लिए एक ऐसी जगह बनाना कि वहाँ पे वो बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर सके, पूछ सके चीज़ों को कि ये कैसे है, ये कैसे है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप सिर्फ उसको बुक से पढ़ाएंगे या सिर्फ उसका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं तो वो जो एक पढ़ाई है वो उसके लिए एक डिप्रेशन हो जाएगा, है ना। वो जो किताबी से बाहर दुनिया होती है उसके बारे में वो सीख भी नहीं पाएगा। इसीलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद हम आएंगे, देखिए जब भी आप पेडागॉजी सॉल्व करते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को हम सही नहीं मानते कि आप सिर्फ पर्यावरण से अच्छा कर सकते हैं या सिर्फ आप आनुवंशिकता से अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी ऐसा आंसर आता है वो राइट नहीं होता है। राइट आंसर क्या होता है कि जहाँ पे आपको बच्चे का सर्वांगीण विकास दिखे, जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जहाँ बच्चे को सेंटर में रखा जाए कि बच्चा केंद्र में है, बच्चे को आप एक्टिविटी करने के लिए दे रहे हो, बच्चा खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, आप उसको कनेक्ट कर रहे हो बाहरी दुनिया से। ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है बच्चे की, वो ऑप्शन सही होता है। बस आपको क्वेश्चंस में इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पॉजिटिव वे में पूछ रहा है या फिर निगेटिव। जैसे नहीं वर्ड का यहाँ पे अगर यूज़ कर दिया तो जो ऑप्शन अभी मैंने सही किया ये आपका गलत हो जाता, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें, ये तीनों आपकी सही हो जाती। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ओके, तो चलिए अब आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? पहला है कि वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे हैं ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, तो वो समृद्ध शिक्षा नहीं हुई। क्योंकि आप के पास जो चीज़ें हैं, जो सामग्री है, वो आपने ऐसे जगह रख दी है कि वो बच्चा उसको यूज़ ही नहीं कर सकता, है ना। तो फिर कोई मतलब है नहीं उस बच्चे के लिए भी। फिर है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और वो विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि यहाँ पे बच्चे को जब ज़रूरत पड़ेगी वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। वो चीज़ बाल साहित्य जो आती है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं बच्चों के लिए छोटे छोटे, उसको वो यूज़ करके पढ़ सकते हैं। थर्ड वाले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। तो आप सिर्फ सप्ते में एक बार उसका यूज़ करने देंगे बच्चे को, तो ये बहुत लिमिटेड हो गया, तो ये सही नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम 26 को। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो बिल्कुल ये जो है जो पाठ्य पुस्तक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, वो एक रिसोर्स है, ठीक है, वो एक सामग्री है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
तो ये सब सही नहीं है। सबसे सिंपल सा है कि वो एक संसाधन है और संदर्भ सामग्री में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 27 देखेंगे हम। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है? तो रचनावाद से। कि ज्ञान है जो बच्चे का ज्ञान है उसको स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ना है। ठीक है, बच्चों को कनेक्ट करना है। 28 देखेंगे। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल आते हैं, मतलब अच्छी तरीके से ड्रेस पहन के अगर वो स्कूल आते हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो प्रेरित है, मोटिवेट है। तो ये सही नहीं है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो ये आपका बेस्ट आंसर है। ठीक है, कि बच्चा बहुत अनुशासन में है, शांत एकदम बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि बच्चा मोटिवेट है पढ़ने के लिए, या वो डेली आ रहा है, अटेंडेंस उसका फुल है, लेकिन अगर वो शिक्षक से प्रश्न पूछ रहा है मतलब कि कक्षा में उसका ध्यान लगा हुआ है और वो मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए। ठीक है। 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? अधिगम जो बच्चे का सीखना है, लर्निंग, इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। अगर आप नियमित रूप से परीक्षा आयोजित कर रहे हैं मूल्यांकन करने के लिए, तो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, इससे भी बच्चा बोर हो जाएगा। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षक सामग्री होनी चाहिए, या फिर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है कि बच्चे का जो वास्तविक जीवन है, जो जीवन वो जी रहा है, उसकी स्थिति के बारे में आप एक दूसरे से बातचीत करें और इसमें आप बच्चे की मदद करें। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो सीखना है उसमें सुधार आएगा, क्योंकि अगर उसके मन में कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसका अधिगम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वो बातचीत के थ्रू समझ में आएगा और उस हिसाब से आप बच्चे को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के जीवन में चल क्या रहा है। ठीक है, तो बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है आपका कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए बिल्कुल सही बात है। चुप्पी साधे रहने के लिए अनुशासन नहीं बनाया जाता। शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, ये सब रटना, ये सब जो है निगेटिव टर्म होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन वैसे भी कभी राइट नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये इस तरीके का क्वेश्चन एक फिक्स है कि आपका आना ही आना है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ सीडीपी की बात हो रही है, बाकी आपका हिंदी ईवीएस में आ सकता है, लेकिन इसमें तो फिक्स है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सिंपल है। ये है जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि आपका ये है जेंडर पक्षपात। ठीक है, क्योंकि जो जेंडर पक्षपात होता है उस पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की बात होती है। हमारे समाज में हमें पता है कि महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। यदि किसी क्लास में एक टीचर के द्वारा इस तरीके की गतिविधि देखी जा रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि टीचर जो है वो लैंगिक पक्षपात का सहारा ले रहा है। और जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए बार बार इस पे जोर देता है। हम नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? फर्स्ट है आपका जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, पृथक गेम खेलना, पृथककरण नहीं करना है, पृथक बैठ के व्यवस्था नहीं करनी है कि ये अलग है ये अलग है, विशिष्ट जेंडर विशिष्ट की बात नहीं करना है, बल्कि इस पे आपको बात करनी है। आप
जेंडर पक्षपात के बारे में बैठ कर के बच्चों से बात कीजिए कि ये क्या चीज़ें हैं, इसको कैसे कम करना है, ये सही नहीं होता है। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। तो ज़रूरी है कि इस पे एक परिचर्चा हो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित। अभी मैंने आपको बताया था कि वंचित समूह के बच्चे कौन होते हैं। तो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? गलत। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल गलत। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। लास्ट है, अपनी शिक्षण पद्धति पर आप विचार करें तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आपको इस चीज़ पे विचार करने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि आपकी जो शिक्षण पद्धति है वो कैसी है, कि जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उनकी सहभागिता आपकी क्लास में कम हो रही है। तो आप अपनी शिक्षण पद्धति को बदलिए, उस पर विचार कीजिए और ऐसे तरीके ढूंढिए जिससे कि बच्चों की जो सहभागिता है उसमें सुधार हो और वो आपकी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकें, ठीक है। फिर देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को, समावेशी कक्षा क्या होती है, मतलब आप बच्चों को समान रूप से सारे बच्चों को एक साथ ले करके चीज़ें पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। आप उसमें ये नहीं बांट रहे हैं कि ये कमज़ोर है, ये तेज़ है, ठीक है। आपको सारे बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है। तो एक समावेशी कक्षा में, इसका सीधा मतलब है, समावेशी कक्षा मतलब समान शिक्षा, सबको समान रूप से शिक्षा देना है। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। गलत। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, हतोत्साहित निगेटिव टर्म हो जाता है, ऐसे ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप सक्रिय रूप से उसको तैयार करना चाहिए, किसको? शैक्षिक योजनाओं को। फिर हम देखेंगे आगे, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसके बाद बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये सब नेगेटिव टर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें आप बच्चे को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, तो आंसर अपने आप गलत हो जाते हैं। बार बार याद नहीं करना है क्योंकि हमें रटने पे बल नहीं देना होता है। फिर है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि स्कूल में प्रवेश करने से पहले बच्चों के दिमाग में बहुत सी भावनाएं या फिर धारणाएं बनी रहती हैं, ठीक। वो जैसे वातावरण से आते हैं, जैसे उनका घर परिवार माहौल रहता है, उस हिसाब से बच्चों के दिमाग में धारणाएं पहले से बनी होती हैं, जिसके हिसाब से जो बच्चा है वो प्रत्येक चीज़ को उसी आकार में निर्मित करता है, उसी से सोचता है और उसकी एक अपनी एक अलग दुनिया होती है। तो ऐसे सिद्धांत बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो एज अ टीचर आपका ये काम है कि आप बच्चे को एक प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरण के माध्यम से बच्चों के सहजानुभूत सिद्धांतों को आप समाप्त करें और उन्हें सही मार्ग पे, सही दिशा विकास में उनकी मदद करें। ओके। फिर हम देखेंगे 19, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित मतलब जिसमें चाइल्ड, जो बच्चा है, वो सेंटर में होता है। तो ऐसे शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर बिल्कुल नहीं, बच्चे के अनुभवों को प्राथमिकता देना। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें बच्चा सेंटर में है, तो बच्चे के अनुभवों को आप प्रमुखता देंगे। याद करना, रटने पे बल नहीं देते, योग्यता के आधार पे आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। ये चीज़ें भी आपकी, लेबलिंग नहीं करना होता कि आप लेबल दे रहे हैं बच्चे को कि ये पढ़ने में तेज़ है, ये तेज़ नहीं है, ठीक है। तो आपका ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे देखेंगे, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से अलग हैं, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, संबंधित नहीं है। तो ये एक दूसरे से अलग नहीं है, सन्निहित है, क्योंकि जो संवेग है और जो संज्ञान है वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। आपका अगर संज्ञान, आपका जो इमोशन है वो भी आपको इफेक्ट करेगा, और आपका जो संज्ञान है, जो संवेग है, अगर आप जैसे बहुत गुस्से में हैं, ठीक है, तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा। तो ये दूसरे को, एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ओके। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट,
संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कि अधिगम पुनरुत्पादन जो अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, या फिर अधिगम यत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो रटने पे एनसीएफ कभी बल नहीं देता है, ठीक है, ये भी आपका गलत है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, बिल्कुल भी नहीं। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं? पहला है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, बिल्कुल। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, ये गलत बात है। कि अब अगर आप बच्चे को उदाहरण या गैर उदाहरण दे रहे हैं तो उससे उनके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ना कि भ्रांतियां उत्पन्न होगी, ना ही निगेटिव इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यह अवधारणाओं की समझ के अभाव पैदा करते हैं। ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? कि बच्चा अगर जो सीख रहा है, जो उसका अधिगम है, उसकी गतिविधि के दौरान आप उसको लगातार पुरस्कार दे रहे हैं या फिर दंड दे रहे हैं, तो इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें पहला ऑप्शन है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कम होती है। बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाएगी। कि बच्चे को अगर आप लगातार पुरस्कार और या फिर अगर वो अच्छा कर रहा है तो आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो आप उसको दंड दे रहे हैं, तो अगर ये चीज़ आप लगातार करेंगे तो बच्चों की जो स्वाभाविक रुचि है पढ़ने में या जो जिज्ञासा है वो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि एक होता है सकारात्मक मूल्यांकन और एक होता है नकारात्मक मूल्यांकन। उसका पॉजिटिव प्रभाव तब पड़ता है जैसे आप ये चीज़ें कभी कभी करते हैं कि बच्चे ने अच्छा किया तो आप उसको पुरस्कार दे दिए, और दंड वाली कोई बात नहीं होती है कि बच्चों को आपको दंड देना नहीं, आप उनको सिखाइए अच्छे से, दंड का प्रयोग नहीं करना होता है। लेकिन वही पुरस्कार अगर आप बार बार बच्चे को दे रहे हैं तो एक समय के बाद जो उसकी स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा है वो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला है शारीरिक दंड। इसकी बात कभी भी हम इस पे बात नहीं करते कि बच्चों को आप किसी तरीके का पनिशमेंट दे रहे हैं। आपको पनिशमेंट नहीं देना है, बच्चों को सिखाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ठीक है। आप बच्चे को सहयोग के द्वारा ऐसा आप इन्वायरमेंट बच्चे को दें ताकि वो एक दूसरे के सहयोग से सीख सकें, ये अधिगम को प्रभावशाली बनाता है और ये अच्छी चीज़ है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये गलत है कि आप हमेशा बच्चे की तुलना कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो बच्चा उससे बेटर है या ये बच्चा उससे कमज़ोर है, ये चीज़ें नहीं करनी होती है, ठीक है। इसीलिए आपका सेकेंड और थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन को हम सही करते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है? एक व्याख्यान देकर, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक व्याख्या दे देंगे और वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं। प्रतियोगियात्मक अवसरों की व्यवस्था करके नहीं, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा नहीं, अन्वेषण और परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। तो देखिए मैंने बोला जहाँ पे भी बच्चा ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ पे बच्चा सीख रहा है, वो खुद से खोज कर रहा है, खुद से चर्चा कर रहा है, आप उसको अगर इस तरीके का अवसर दे रहे हैं तो ये बहुत बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट देखेंगे, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? कि जो बच्चा है वो एक अच्छा समस्या समाधानकर्ता बने, कि वो समस्या का समाधान कर सके। तो इसके लिए वो क्या चीज़ें कर सकती है कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके,
बिल्कुल नहीं, इससे वो समस्या समाधानकर्ता नहीं बनेंगे, बल्कि पुरस्कार लेने के लिए सिर्फ उतनी ही चीज़ों पे काम करेंगे जितने से उनको इनाम मिले। केवल वाला वर्ड जहाँ भी आ जाता है वो हम उसको सही नहीं मानते। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके नेगेटिव टर्म यूज़ हो गया। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। फिर हम आगे देखेंगे। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो हर साल अगर आप देखेंगे तो इस पे क्वेश्चन फिक्स है कि वो आता है। ऑप्शन सीधे आपका यहाँ पे सही हो जाता है। सेकेंड देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन दिया हुआ है आपका। फर्स्ट है, एक अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। सिर्फ पाठ्यक्रम की बात करें तो आप इनको हटा दो ऑप्शन। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पे बल नहीं देना है, बच्चों को सिखाना है भाई, उनको लड़ाना नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर आप उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको लेबल नहीं लगाना है बच्चे पे, मैंने पहले ही बोला। थर्ड ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद हम आगे देखेंगे। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे बच्चे जिनको सीखने में कठिनाई हो रही हैं, तो उसको संबोधित करने के लिए एज अ टीचर आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ये करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, ठीक है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, कि आप इतना जटिल बना दो कि वो बच्चा भी उसको एक तो उसको सीखने में दिक्कत है, और दूसरा आपने एक ऐसी संरचना स्ट्रक्चर बना दिया है जो कि जटिल है, तो उससे तो बच्चे को और भी समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट देखेंगे, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। जो विविध पृष्ठभूमि मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं ना, अलग अलग संस्कृति होती है सबकी, अलग अलग भाषाएं होती हैं बच्चों की। तो अलग अलग पृष्ठभूमि से जब बच्चे आते हैं तो उनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर आप बच्चे से बातचीत ही नहीं करेंगे, बातचीत करने ही नहीं देंगे, तो वो कैसे एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे या फिर कैसे वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि तो अलग अलग है। वो अलग अलग जगहों से बच्चे आए होते हैं। कोई यूपी का बच्चा है, कोई महाराष्ट्र का बच्चा है, कोई गुजरात का बच्चा है। तो विविध पृष्ठभूमियाँ हैं, इसके लिए उनका बातचीत करना, एक दूसरे से कनेक्ट होना ज़रूरी है। सेकेंड है, विविध विन्यासियों से उदाहरण लेने चाहिए। ये बहुत बेस्ट है कि आप विविध विन्यासों से उदाहरण लेके जब आप अगर आप बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू सिखाएंगे तो उनको सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। सभी के लिए आप सभी के लिए एक जैसा अगर बना देंगे स्टैंडर्ड, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, तो ये आपका नेगेटिव टर्म आ गया, इसीलिए ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन आपका बेस्ट है। शर्मिंदगी, अगर बच्चा बहुत शर्मा रहा है तो संज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध तो बल्कि बच्चे के संपूर्ण विकास से पड़ जाएगा। सेकेंड है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। बच्चे को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, बिल्कुल नहीं। भाव अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करनी चाहिए। तो अगर बच्चे के अंदर शर्मिंदगी है तो इससे उसके संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत शर्माते हैं, अपनी चीज़ों को कह नहीं पाते, अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से वो जो उनका सीखने का एक प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं जा कर के रुक जाता है, और वो फिर वो बच्चा पीछे रह जाता है। ठीक है,
आगे देखेंगे, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे अच्छा प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? कि आप वस्तु को एकदम रटा रहे हैं तो निगेटिव टर्म गलत हो गया। फिर आपका है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके बीच में आप रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो दिस इज अ बेस्ट। इसके बाद है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना गलत, अनुकरण नकल को दोहराना गलत, तो आपका सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है। 22 देखेंगे यहाँ पे हम, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड फिर से आगे आपका, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। कि त्रुटियों की समझ हो कि बच्चा गलत कहाँ पे कर रहा है, क्या चीज़ें गलत है, इसके हिसाब से आप चीज़ें अच्छा कर सकते हैं। इसके आधार पे वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले बच्चों को दूसरे छात्रों से अलग करना, उनको लेबल नहीं देना है। अधिगम केवल वर्ड निगेटिव टर्म, ये भी गलत हो गया, तो आपका सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है। फिर देखेंगे हम, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है कठिनाई? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है, वो आंतरिक रूप से अभी प्रेरित हैं तो सीखने में कठिनाई नहीं होगी उनको। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो या विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया, ये तीनों ही चीज़ें उनको कठिनाई नहीं उत्पन्न करेंगी। लेकिन अगर आप सूचना को, इन्फॉर्मेशन को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत कर रहे हो तो उनको वो चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिस एज में बच्चा है वो उन चीज़ों को एकीकृत करके उसको नहीं समझ में आएगा, वो नहीं सीख पाएगा उससे, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर हम देखेंगे, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल गलत, बच्चे की भूमिका मोस्ट है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे खुद ही सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल, कि बच्चा जो है प्ले एन एक्टिव रोल, बच्चा जो है वो एक्टिव रहता है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पे निर्भर नहीं होते हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर देखेंगे, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? कि अधिगम क्या है? योग्यता सुधार है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर देखें, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो ये है आपका सबसे बेस्ट है कि अन्वेषण और संवाद, कि बच्चा जो है वो अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है, संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो ये सबसे बेस्ट है। ना कि आप बार बार परीक्षाएं ले रहे हैं, पाठ्य पुस्तक को ही सब कुछ मान लिया, बच्चों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ें कभी भी एनसीएफ इस पे बल नहीं देता है। तो अगर बच्चा खुद से एक्टिव है, वो खोज कर रहा है, बातचीत हो रही है बच्चों के बीच में, आप ऐसा माहौल दे रहे हैं, तो इससे बच्चों में संकल्पनात्मक जो समझ है बच्चे की वो इम्प्रूव होगी, है ना, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी। फिर देखेंगे हम, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, कि आप लेबल दे रहे हो एक विद्यार्थी को, जैसा मैं बार बार बता रही हूँ, लेबलिंग नहीं करना होता बच्चे को। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी गलत है, कि आप में ये योग्यता है, जो पढ़ने वाले अच्छे हैं वो इस लाइन में बैठे हैं, जो कमज़ोर हैं वो पीछे बैठे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी होती। थर्ड है, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तो फिर से ये देखिए निगेटिव आ गया। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है कि विद्यार्थियों को, बच्चों को क्या ज़रूरत है, इसकी आवश्यकताएं आप क्या है बच्चे की, इसको पता करके आप उसका मूल्यांकन बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसके हिसाब से फिर आप उनके लिए एक शैक्षिक योजना तैयार करोगे, फिर आप बच्चे का मूल्यांकन बेहतर तरीके से कर सकते हो। फिर है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है उस पे, कि बच्चे का जो विकास है वो
व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, जो हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं है, तो बच्चे का जो विकास है वो आप किस पे प्रतिरोपित करोगे कि ये किसकी वजह से है? केवल आनुवंशिकता पे है या केवल पर्यावरण पे है? ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है ये डिपेंड करता है उसकी आनुवंशिकता और उसकी पर्यावरण की पारस्परिकता पर, मतलब दोनों चीज़ें मिल करके ही बच्चे का विकास करती हैं। ठीक है। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, किसी भी एक फैक्टर को हम नहीं मानते कि सिर्फ आनुवंशिकता बच्चे का विकास करेगी या सिर्फ आप उसको अच्छा पर्यावरण देंगे और घर में आपके महाभारत चल रहे हैं तो बच्चे का विकास अच्छा हो जाएगा, या घर बहुत अच्छा है लेकिन आस पास अब ऐसा माहौल बच्चे का है कि वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें वो देख रहा है कि उसको निगेटिव उसके दिमाग में थिंकिंग जा रही है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे का जो बेहतर विकास है इस पे इन दोनों चीज़ों का बराबर का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो बच्चों की मातृभाषा का। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपनी मातृभाषा में चीज़ों को ज़्यादा सीखता है, क्योंकि शुरुआती में बच्चा क्या होता है कि वो अपनी मदर टंग के यूज़ से ही ज़्यादा चीज़ों को सीख पाता है, क्योंकि अपने घर में वो जिस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा करता है, अगर उसी लैंग्वेज में आप उनको पढ़ाएंगे तो उसको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और ये शुरुआती दौर की बात हो रही, कम से कम अगर बच्चा कक्षा 5 तक आप ये चीज़ें कर सकते हैं, इसके बाद आप धीरे धीरे बच्चे को भाषाओं से कनेक्ट करना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। फिर हम आगे देखेंगे, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? सिंपल है, ये लिंग रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं। ठीक है, कि ये गेम लड़के खेलते हैं और ये लड़कियों का काम है। इसके बाद आगे देखेंगे, बच्चों का नामीकरण व उनको वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुशासित करेगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने को लाचारी को जन्म देगा। ये सही बात है कि बच्चे का अगर आप नामीकरण, आप उनको वर्गों में बांट रहे हैं कि ये मतलब जो बच्चा पढ़ने में तेज़ है वो इस लाइन में बैठे, जो बच्चा कमज़ोर है वो पीछे बैठे, अगर आप इस तरीके से किसी भी तरीके से आप उनको एक वर्ग में बांट रहे हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चों में की हीनता उत्पन्न होगी और सीखने में लाचारी को वो जन्म देगा, क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ आएगा कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ इसलिए मुझे टीचर ने इस लाइन में बैठाया या पीछे बैठाया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना होता है। इसके बाद आगे देखेंगे हम, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना बिल्कुल नहीं। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सतत और समग्र मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे का, तो बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल की गतिविधियों का आप आकलन करें, उनके सभी पहलुओं को उसमें शामिल करें। या केवल शैक्षिक गतिविधि, किसी पर्टिकुलर एक फैक्टर पे हम बात नहीं करते हैं। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करें उनकी अगली कक्षा में, तो ये सब चीज़ें नहीं है। बच्चे जिसमें ज़्यादा सीख रहे हैं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि स्कूलों में बच्चे जो है वो किस तरीके से एक्टिव हैं, उनको क्या दिक्कत है, क्या उनको परेशानी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों को प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? सिंपल है, रचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें बच्चा क्रिएटिव, अगर आप देखेंगे बच्चा कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उन चीज़ों में, ये चीज़ें आपको पता चलते हैं। फिर आगे देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? कि बच्चों के विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपको पता हो और इसका आप ध्यान रखें। केवल कुछ विद्यार्थियों पर ध्यान देना
ये आपका गलत है कि आप केवल कुछ बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, जबकि आपकी कक्षा समावेशी कक्षा है जिसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले। तो आप किसी एक बच्चे पे या कुछ बच्चे पे फोकस नहीं कर सकते। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पे नहीं पहचानना होता कि अच्छे मार्क्स आए हैं तो ये बहुत अच्छा बच्चा है। खास ज़रूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना होता है, उन्हें अलग अलग नहीं पढ़ाना होता। फिर आगे देखेंगे, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। सही बात है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना बिल्कुल नहीं। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, सही बात है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, कि आपका सही नहीं कि जो चीज़ बच्चा देख ही नहीं पा रहा है उस चीज़ के बारे में वो क्या समझेगा। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, तो आपका इसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है, मतलब उस बच्चे को देखने में दिक्कत है, ठीक है, कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को, तो अगर उस बच्चे को देखने में दिक्कत है तो एज अ टीचर आप उसके लिए क्या करेंगे, विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देंगे। बिल्कुल नहीं। जब उसको देखने में दिक्कत है तो आप कितनी भी तरीके के दृश्य दिखाइए, उस बच्चे को तो दिख नहीं रहा है तो वो उन चीज़ों से नहीं सीख पाएगा। तो वो बच्चे कैसे सीखते हैं, कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का यूज़ करके। क्योंकि जो जिन बच्चों को दिक्कत होती है, आपने देखा होगा ब्रेल लिपि का जो यूज़ होता है जिसमें उभरे हुए अंक होते हैं, उससे बच्चा स्पर्श करके वो सीखता है, वो पढ़ना सीखता है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर आपका बहुत सी मूक फिल्में दिखा रहे हैं या फिर वर्कशीट जिसमें बहुत सारे चित्र हो, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। क्योंकि बच्चे को देखने में दिक्कत है तो आप उनको चित्र दिखाएंगे तो भी वो उनके लिए कोई यूज़फुल नहीं है। मूक फिल्म दिखा रहे हैं, मूक फिल्म क्या होती है, जिसमें आवाज़ नहीं आती, सिर्फ चित्र के द्वारा हम सीखते हैं, तो बच्चे को देखने में ही दिक्कत है। तो देखने से रिलेटेड जितने भी आप विजुअल चीज़ें ऐड कर रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, उससे उस बच्चे को किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो अलग अलग जो शिक्षण सामग्री होती है वो अलग अलग बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है कि किस बच्चे को किस तरीके की दिक्कत है। फिर हम देखेंगे, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वो बच्चों को डैश को बढ़ावा देना चाहती है। क्या चीज़ को, सिंपल है, सृजनात्मकता को। ना वो रटने को प्रमोट कर रही है, ना वो असहयोग बढ़ा रही है बच्चों में, न ही ऐसे काम करने से अनुशासनहीनता आ रही है, बल्कि बच्चों में सृजनात्मकता आ रहा है। अब बच्चे अपने मन से उस मिट्टी से जो चाहे वो बना सकते हैं। ठीक है। तो उनके दिमाग में बहुत बहुत चीज़ें आएंगी कि मैं ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर हम देखेंगे, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है, जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। बिल्कुल नहीं। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया। तो देखिए ये आंसर इसीलिए सही होते हैं क्योंकि जब बच्चा खोज करता है या वो अंतःक्रिया द्वारा चीज़ों को सीखता है तो इसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, है ना। इनाम और सज़ा ये निगेटिव टर्म है आपका। बारंबार वेधन अभ्यास ये भी आपका निगेटिव टर्म है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था, इसको देखेंगे। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शारीरिक कौशल पे, बिल्कुल, सामाजिक कौशल पे, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, अमूर्त तर्क नहीं। क्योंकि जो बच्चा, यहाँ पे बात हो रही है बचपन के प्रारंभिक साल में, तो बच्चा अगर छोटा है तो जो चीज़ें वो देख ही नहीं सकता उस पर वो ध्यान केंद्रित कैसे करेगा। अमूर्त मतलब क्या होता है, जो दिखाई न दे। तो फिफ्थ ऑप्शन छोड़ के बाकी सब यहाँ पे सही है, तो थर्ड ऑप्शन में आपका राइट। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कथन और तर्क दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा आते हैं।
कथन है कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण के उदाहरण सम्मिलित करती है। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है कि बच्चा जो है वो अपने आसपास के एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझता है। उसके आसपास जो नदी है, तालाब हैं, जैसे आप पानी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनके आसपास जो तालाब है उससे कनेक्ट करके पढ़ाइए, ना कि आप उनसे कनेक्ट करिए जो बच्चे ने देखा नहीं। जैसे आप गंगा नदी बोल रहे हैं तो हो सकता है बच्चा वो न देखा हो, लेकिन वो अपने आसपास के तालाब को देखा है, तो आसपास के उदाहरण से उनको ज़्यादा समझ में आता है। इसका तर्क है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर हम आगे देखेंगे, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, कि बच्चा का जो समस्या समाधान हो रहा है उसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसको बाधा उत्पन्न कर सकता है। पहला, समस्या को सही तरीके से पहचानना, तो ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए ज़रूरी है कि समस्या को पहचाना जाए, समस्या को परिभाषित किया जाए, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, ये भी क्योंकि वो अपने पुराने ज्ञान से ही नए ज्ञान को जोड़ के चीज़ों को सीखता है। और लास्ट है, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, तो ये ऑप्शन आपका बाधा उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे आपका कथन और तर्क दिया हुआ है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। ये आपका कथन है, तो ये आपका गलत है कि जो विद्यार्थियों द्वारा गलतियां और त्रुटियां की जाती हैं वो शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। तर्क है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती और उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ये भी गलत है कि बच्चा खुद से नहीं सोच सकता। बच्चा तो खुद से सोच के अपनी पूरी दुनिया बना लेता है ना। तो ए और आर दोनों इसमें गलत हैं। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, कौन सा इसमें है जो इमोशन नहीं है, तो आपकी स्मृति, क्योंकि क्रोध, प्यार, भय, ये तीनों चीज़ें आपके इमोशंस में आते हैं। फिर आगे देखेंगे, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है, कि बच्चा जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो हर विद्यार्थी के हर एक प्रश्न की प्रशंसा करेगी तो ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, निगेटिव टर्म आपका यूज़ हो गया। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा नहीं करना होता, बच्चों में तुलना नहीं करनी होती। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके वो आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा दे सकती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर देखेंगे, बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुशोभित करता है, कि बच्चे का अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वो सीखने में बच्चे को। फिर देखेंगे, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक को नहीं। योग्यता में कमी है? नहीं। अगर उसके योग्यता में कमी होती तो वो ये चीज़ नहीं सोचती कि अगर मैं मेहनत करती तो और अच्छा आ सकता था। तो ये भी गलत है। कोशिश की कमी है, ठीक है, कठिन भाग्य वाली कोई बात नहीं है, कि अगर उसने कोशिश अच्छी करी होती तो शायद वो अच्छा कर सकती थी। ठीक है, तो इस पर थर्ड ऑप्शन आपका सही। फिर हम देखते हैं, यहाँ पे कथन और तर्क दिया हुआ है। कथन है कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो आपका कथन तो सही है। तर्क दिया गया है इसमें कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। तो ये तर्क आपका गलत है। तो ए सही है लेकिन आर इसमें गलत है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। फिर हम आगे देखेंगे, जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। वैसे ये पेडागॉजी नहीं था बट आया तो मैंने चलो ठीक है, करा देते हैं इसको। फिर देखेंगे, एक अध्यापक को सभी के लिए
अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए, मिटा देना चाहिए, दमन करना चाहिए? तो उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अलग भिन्नता होती है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है, तो इसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। फिर देखेंगे हम आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, ठीक है। संभाव्य असफल सफल विद्यार्थियों की पहचान करना या ग्रेड मान देना? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही है कि उनकी जो सीखने की प्रगति है उसके प्रति समझ बनाना। तो आपका ये जो आंसर गलत होता है कि आप ग्रेड से बच्चे को डिफाइन कर रहे हैं, या फिर कौन बच्चा सफल है असफल है इससे उनकी पहचान कर रहे हैं, सिर्फ अंकों के आधार पे विद्यार्थियों की व्यापकता का पता लगा रहे हैं, तो ये सब बहुत छोटा टर्म होता है ना। इसमें बच्चे को आप बोलेंगे तो बच्चे का सब डेवलपमेंट जो है वो आप इसमें नहीं देख सकते हैं, ये एक निगेटिव टर्म होता है। तो सीटेट में जब भी इस तरीके का निगेटिव टर्म यूज़ होता है तो वो आंसर आपके कभी भी सही नहीं होते हैं। फिर हम आगे देखेंगे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जिन बच्चों को देखने में दिक्कत है, जितनी अधिक संभव हो अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखें। तो जो जिनको देखने में दिक्कत है तो वो श्यामपट्ट पर कैसे देख पाएंगे, इसीलिए गलत हो जाता है। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। बिल्कुल। इन विद्यार्थियों को केवल, देखिए ये वर्ड जो है वो अपने आप में निगेटिव, इसको हटा दीजिए। तो लिखित जो सूचनाएं हैं वो तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर आप उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित करेंगे, मौखिक रूप से बोल करके बच्चों को पढ़ाएंगे बताएंगे, तो इससे उनको चीज़ें समझ में। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कथन और तर्क दिया हुआ है। कथन है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। बिल्कुल। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या की क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है इसमें, तो ए ऑप्शन आपका सही है। अभी ये कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, गलत। पाठ्य पुस्तक से सीखना, बिल्कुल गलत। संदर्भ रहित अधिगम, रचनात्मक अधिगम, ठीक, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सब इंक्लूड हो जाता है अपने आप। जो भी बहुत जिसमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना, संपूर्ण विकास होता है, वो ऑप्शन आपका सही होता है। फिर आगे देखेंगे हम प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वयं आकलन हेतु अवसर देना। अगर आप अवसर को कम कर देंगे तो भी तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर आप प्रतियोगी भावना बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं उनकी, तो वो भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे। या मानवकृत पाठचर्या का आप अनुसरण कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो बच्चे को अवसर दें कि वो स्वयं से आकलन कर सके, ठीक है, ऐसा परिवेश का आप निर्माण कर सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे कथन और तर्क। कथन है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित के लिए प्रोत्साहित करे, ठीक है। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। ये दोनों ही बातें सही है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर हम देखेंगे फिर से आपका कथन और तर्क आ गया। अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें, बिल्कुल, कि क्या उनको भ्रांतियां हैं, और उनको अनदेखी करने के बजाय चर्चा करें। सही बात है कि जो बच्चों के दिन में भ्रांतियां भरी हुई हैं उनके मन में, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तर्क दिया गया है कि ये जो भ्रांतियां हैं ये वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेता है और अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि बच्चा जो भी धारणा बना लेता है अपने दिमाग में, अगर कोई भ्रांति है
और उसकी धारणा बच्चे के दिमाग में बन गई है, तो उसके हिसाब से उसका विकास जो है वो होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उस पर बातचीत किया जाए और उस चीज़ को दूर किया जाए। ठीक, फिर हम आगे देखेंगे भावनाएं, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों गलत है, क्योंकि जो भावनाएं हैं वो हमारे अधिगम, हमारे सीखने पे भी प्रभाव डालेंगी और हमारी स्मृति पर भी। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, ये भी गलत है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही स्मृति को भी, क्योंकि हमारा सीखना हमारे इमोशंस पे प्रभाव डालता है। अगर हम दुखी हैं तो हम नहीं सीख सकते चीज़ों को। अगर हम मोटिवेट नहीं हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है हमारे अंदर, तो भी हम नहीं सीख सकते चीज़ों को। इसके बाद आगे आएंगे, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होंगे यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो तो भी वो अभिप्रेरित नहीं होंगे, उनके जीवन से संबंधित हो। ये आपका सही है कि अगर वो उनके, अगर आप उनको उनकी लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को बताओगे तो उसको सीखने के लिए वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, है ना। लेकिन अमूर्त है, जो चीज़ उनको दिख ही नहीं रही है उसके बारे में वो कैसे अभिप्रेरित होंगे। क्योंकि आप जब भी सॉल्व करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बच्चा भी बहुत छोटा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक को करना चाहिए कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा कर दे, तो गलत है। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ये गलत है आपका। फिर है अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना। तो ये चीज़ें आपको करना चाहिए कि विषय से संबंधित जो शब्द जाल है इसके प्रयोग से आप बचें। ठीक, फिर नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। सीखने में बाधा उत्पन्न होती है, पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करने से बाधा उत्पन्न होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, ये आपका सही है। इससे आपकी बाधा उत्पन्न हो सकती है कि हमारी जो विद्यालय की संस्कृति है उससे अगर आप विमुखता का भाव रखते हैं तो फिर वो अधिगम में, क्योंकि बच्चे के जो घर की जो संस्कृति है और जो विद्यालय की संस्कृति है, अगर उसको आप एकदम से अलग कर देंगे तो वो बच्चे के अधिगम में बाधा डालेगी। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में, एक प्रगतिशील जो कक्षा कक्ष है, जो प्रोग्रेसिव लर्निंग है, उसमें बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। तो देखिए, ये जो पाठ्यक्रम है सिर्फ आप टेक्स्ट बुक को अहमियत दे रहे हैं और उसके लिए भी बच्चे को बाध्य कर रहे हैं, तो ये आपका निगेटिव टर्म है, इसीलिए गलत हो जाता है। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न हो जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चे की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण और पृथक्करण किया जाता है। तो आप बच्चे को उनकी योग्यता के हिसाब से लेबलिंग कर रहे हैं। जब मैंने बताया कि बच्चों को लेबल नहीं देना है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी होती है। इनाम पाने के लिए ये सारे निगेटिव टर्म होते हैं, इसलिए अपने आप में ये आंसर गलत हो जाते हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर हम आगे देखेंगे, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक्य यानी खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए या के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो सिंपल है, प्रोत्साहित करना चाहिए। दिस इज़ अ निगेटिव टर्म, ये भी निगेटिव टर्म है आपका, दंडित करना भी आपका निगेटिव टर्म है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सीधे सीधे यहाँ पे सही हो जाता है। फिर हम आगे देखेंगे, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसीलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये सिंपल सा है, ये जेंडर प्रारूप को दिखा रहा है, ठीक है, कि ये काम लड़की का है और ये काम लड़के का है। फिर हम आगे देखेंगे,
विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ावा देने के लिए इसे संशोधित करना। सही बात है। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य पूरा करना, रिकॉर्ड रजिस्टर पूरा करना, ये सब चीज़ें बच्चे कैसे सीखेंगे इसमें? ये कोई आकलन नहीं है कि बच्चा रजिस्टर पूरा कर रहा है तो अच्छा है, पढ़ने में बहुत तेज़ है तो अच्छा है, या उसको जो कार्य दिया उसको कर दिया तो अच्छा है। ज़रूरी जो है कि अध्यापन की जो प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ावा देने के लिए इसे संशोधित करना। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशील को बढ़ावा नहीं देता? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना, ये अच्छी बात है, इससे बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसने पूछा है कि बढ़ावा नहीं देता। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृतियों के त्यौहार मनाना, तो ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता। क्योंकि आप किसी एक प्रभावी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, उसी को सब कुछ मान रहे हैं, तो ये, क्योंकि हमारे कक्षा में तो अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, तो आप किसी एक संस्कृति को बहुत ज़्यादा अगर मान रहे हैं तो ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं दे। फिर हम आगे देखेंगे, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो सृजनात्मक बच्चों को अगर पहचान करना है तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि मैं खुले जवाब वाले प्रश्न पूछना। मतलब कि जो हम ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जब वो हम बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे अपना ओपिनियन रखते हैं, अपनी बातों को उसमें रखते हैं। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो सोचने का तरीका है वो कहाँ तक सोच पाता है, वो सब चीज़ें हमें उसी से पता लगती हैं। बाकी आप रिक्त स्थान पूर्ति के लिए देंगे या सही मिलान के लिए देंगे सही गलत उत्तर, तो इसमें बच्चा जो है वो अपनी थिंकिंग नहीं रख पाएगा ना। अपनी थिंकिंग रखने के लिए तो आपको ऐसे प्रश्न देने होंगे जिसमें वो अपनी भाषा और अपने विचार का प्रयोग करके आपको समझाए। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका सही है। फिर देखेंगे हम एक महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उसे नज़रअंदाज किया जाए, बिल्कुल गलत नकारा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अपने साथ स्कूल में कोई ना कोई अनुभव लेकर आता है, उस चीज़ का आपको सम्मान करना है, उसको समझना है और उसके साथ बच्चे का विकास करना है। फिर देखेंगे हम बच्चे कैसे सीखते हैं, चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, बिल्कुल पढ़ के लिख के भी सीखते हैं, बोल कर सुनकर भी सीखते हैं, सोच कर और मनन करके भी सीखते हैं। सारे ऑप्शन आपके सही हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं। जहाँ पे शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय, देखिए ये निगेटिव टर्म आ गया, निष्क्रिय, स्थानीकरण पे बल दे रहा है, तो आपका ये गलत हो गया। शिक्षक मानता है कि केवल, अब ये अपने आप में बहुत सिलेक्टेड चीज़ों पे फोकस कर रहा है, उच्च बुद्धि वाले बच्चे, तो ये आपका गलत हो गया। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, तो ये आपका यहाँ पे सही है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठचर्या पालन लागू करता है, ये आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर हम आगे देखेंगे, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों के किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन। ठीक, सिंपल, क्योंकि हीनता, क्रोध, अलगाव, ये तीनों चीज़ें निगेटिव टर्म है और ये तीनों सही नहीं है, क्योंकि वो सारे बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का उदाहरण दे रहे हैं, मतलब वो बच्चों के सामाजिक संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं, तो इससे बच्चों में अपनापन उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होगी? तार्किक सोच से, सिंपल। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, बच्चों की भ्रांतियां और त्रुटियां, बच्चों के मन में जो भ्रांति और त्रुटि है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है, तो ये गलत है। बच्चों के अविवेकीय चिंतन को दर्शाती है, ये भी गलत है।
बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा ही नहीं। वयस्कों से उनकी, ये सब निगेटिव टर्म होते हैं। फिर आगे देखेंगे, इस बात का संकेत है क्या कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं और उनकी रुचि अब नहीं रही है। तो क्या ऊब, अगर बच्चा ऊब गया, पढ़ रहा है ऊब रहा है वो, तो इस बात का वो संकेत है कि जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उसमें बच्चे को मज़ा नहीं आ रहा है, उसकी रुचि नहीं है। अगर उसके अंदर उत्साह है, उत्सुकता है, आनंद है, तो मतलब उसको अच्छा लग रहा है पढ़ने में। लेकिन अगर वो ऊब रहा है तो मतलब उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। फिर हम आगे देखेंगे, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है कि बच्चों में सज़ा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जा सकता है। बिल्कुल भी गलत बात है कि बच्चों में आप डर पैदा करके उनको कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। फिर इसका तर्क है कि इनाम व सज़ा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। तो ये सारी चीज़ें निगेटिव टर्म है, इसीलिए आपका दोनों इसमें गलत है, ए और आर दोनों इसमें गलत हो जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों की अभिरुचि, बिल्कुल। संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धति, ये चारों चीज़ें बेस्ट है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर है ये आपका लास्ट, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है। व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। तीनों कारक जो व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये आपका बेस्ट आंसर है, ठीक है। व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है क्योंकि आपका जैसा बिहेवियर होगा, आपके जो आसपास के लोग हैं वो उसी तरीके से आपसे कनेक्ट होंगे। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार है ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये था सीडीपी का पेडागॉजी जो मैंने आज डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप सभी अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और फिर हम फिर से मिलेंगे, यहाँ पे हम गद्यांश और पद्यांश को समझेंगे कल के वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें।